तो अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन की अभिक्रिया धातुओं से। तो धातुओं में से होता क्या है, धातुओं में 3 टाइप की रिएक्शन होती है। कैसा? एक, उन धातुओं से अभिक्रिया करता है वायु जो धातुएं अधिक क्रियाशील है। तो अगर अधिक क्रियाशील धातु की अभिक्रिया वायु से होती है तो अधिक क्रियाशील धातु की वायु से अभिक्रिया करवाने के लिए हमें ना तो टेम्परेचर देना पड़ता है, ना ही प्रेशर का कोई इफेक्ट डालना पड़ता है। क्रियाशील धातुएं सामान्य अवस्था में ही धातु से अभिक्रिया कर लेती है, क्रियाशील धातुएं सामान्य अवस्था में ही वायु से अभिक्रिया कर लेती हैं। अब कहेगा क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? तो बेटा क्रियाशील धातुएं नॉर्मली उन धातुओं को कहते हैं जो, एक तो क्रियाशील धातुओं के विषय में दो, या तो वे धातुएं क्षारीय धातु हो या क्षारीय मृदा धातु हो, ये दोनों धातुएं क्रियाशील धातुएं मानी जाती हैं। पूछता है क्यों इसको क्रियाशील धातु कहते हैं? क्योंकि कोई भी मेटल रिएक्शन तब करता है जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्योंकि क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणुओं का आकार बहुत बड़ा होता है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग पाना आसान होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग पाना आसान होता है, ये सभी धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। जैसे मैं कुछ धातुओं की बात करूं तो मेरे पास एक धातु है इसको लिखते हैं सोडियम को, एक मेटल है सोडियम। अगर हम इसकी अभिक्रिया वायु से करवाएं तो कहता है कि वायु से अभिक्रिया करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातुओं में से एक है। और जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तैयार करता है Na2O, सोडियम का ऑक्साइड, मैंने लिख भी रखा है। अगर सभी क्रियाशील धातुएं अगर सामान्य अवस्था में विक्रिया तो कर लेती हैं, दूसरा क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो सोडियम से जैसे ही अभिक्रिया हुई वायु की, सोडियम का ऑक्साइड बन गया। अभी दिमाग में बात आने वाली थी कि सर जी ये सोडियम ऑक्साइड में Na2O बना, इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ लेते। बिल्कुल समझ सकते थे बेटा। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्यों 1 होती है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे 281, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो भैया ध्यान रखना है कितनी होती है? 2। अगर दोनों के बीच में केमिकल कंपाउंड कौन सा बनेगा, इसको पढ़ेंगे तो Na का मल्टीप्लाई 2 से और O का मल्टीप्लाई 1 से, फॉर्मूला बन गया Na2O। अभी ऐसा ही जस्ट सिमिलर प्रोसीजर पर अगर मैं चेक करता हूं, मेरे पास एक और पदार्थ है या एक और मेटल है जिसका नाम है पोटेशियम। अगर ये भी O2 से रिएक्शन कर लेता है तो बेटा पोटेशियम का भी वैलेंसी 1 है, और क्योंकि पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है, सेम टाइप से रिएक्शन होगी और कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा K2O। ये दोनों अभी, अच्छा इसको नाम क्या देंगे? पोटेशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जरूर कर सकते हैं कि O2 थे तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करवा लिया, यहां पे कितने का करवा लेते हैं? 4, यहां 4 का और यहां पर 2 का करवा लेते हैं। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात एक और है, यहीं पर इस बात को याद रखेंगे। ये सामान्य ताप पर वायु की अभिक्रिया हो गई ऑक्सीजन गैस, सॉरी सोडियम या पोटेशियम से। यदि सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया उच्च ताप पर करवाई जाए, अभिक्रिया तो सामान्य ताप पर ही हो रही, लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि हम इसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन को करवाएंगे तो उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग नियम है। नियम क्योंकि लिखना पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा सा लाइनें छोड़ता हूं यहां पे। अगर सोडियम को वायु से रिएक्शन करवाया जाए लेकिन हाई टेम्परेचर पर करवाया जाए, तकरीबन 575 केल्विन टेम्परेचर पर करवाया जाए, तो उस समय सोडियम वायु से अभिक्रिया करके एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है Na2O2। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि अगर हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को करवाते हो तो फिर सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता बेटा, बल्कि बनता है सोडियम परऑक्साइड। तो इस बात को ध्यान रखोगे, इसका नाम है सोडियम परऑक्साइड। सेम पोटेशियम पर भी लागू होता है नियम। पोटेशियम पर अगर वायु से अभिक्रिया होती है और हाई टेम्परेचर पे होती है, आप ऐसा भी लिख सकते हो HT, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जाए तो फिर पोटेशियम का कायदे सिंपल टेम्परेचर पर पोटेशियम का ऑक्साइड बन रहा था, लेकिन हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो पोटेशियम क्या क्या बनेगा? परऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 से और 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। क्रियाशील धातुओं पर अभिक्रिया सबसे पहले मैंने करवाई और इस बात को भी बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सा कंपाउंड बनता है और हाई टेम्परेचर पर कौन सा कंपाउंड बनता है। तो इस बात को यहां लिखेंगे भी हम लोग क्या, कि अगर इन धातुओं की या सोडियम या पोटेशियम को उच्च ताप पर वायु से विक्रिया करवाई जाए तो फिर धातुओं के ऑक्साइड नहीं बनते, बल्कि धातुओं के क्या बनते हैं? परऑक्साइड बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने दिमाग पर भी रखना है। क्या लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे, सोडियम व पोटेशियम को
उच्च ताप पर वायु से क्रिया कराने पर धातुओं के पराक्साइड बनते हैं। धातुओं के पराक्साइड बनते हैं। अच्छा, ये मेटल से ये रिएक्शन तो हो ही गया। अभी मेटल से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो उसको भी पढ़ेंगे। जैसे मेटल का एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इस रिएक्शन को हाई स्कूल में पढ़कर भी आए हो। देखो मैं क्या बताता हूं। अगर मैग्नीशियम एक मेटल आता है, मैग्नीशियम भी एक क्रियाशील मेटल है, रिएक्शन करने में माहिर है। अगर हम इसको वायु के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो वायु के साथ अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कहोगे सर ये रिएक्शन क्या है? तो बेटा ऐसा समझ, इसको तुम लोगों को ऐसा समझना है कि मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आकर जल उठता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो अन्य मेटल्स जो होते हैं वो तो ऑक्साइड बनाते हैं अपनी लेयर पर, लेकिन मैग्नीशियम को अगर वायु के कांटेक्ट में लाते हैं और इसे थोड़ा सा भी अगर आप गर्म करते हो तो मैग्नीशियम का टुकड़ा वायु के संपर्क में आते ही क्या होने लगता है? जलने लगता है। और लास्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगी ये एक प्रकार की क्या होगी? राख। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिलेगी। तो मैग्नीशियम के लिए ये नेचर हमेशा याद रखना है कि अन्य मेटल तो रिएक्शन करती हैं और अपनी सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बनाती हैं, लेकिन मैग्नीशियम का टुकड़ा जब वायु के संपर्क में आता है और जलता है तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बनके तैयार होती है? राख। इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन ऐसा भी आता है क्या कि मैग्नीशियम के टुकड़े को या मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम की पत्ती को, इनमें से कुछ भी बोल सकता है। मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसे साफ कर लिया जाता है। क्यों? मैं बताता हूं क्यों साफ कर लिया जाता है। आंसर देते हैं कैसे कि अगर मैग्नीशियम वायु के संपर्क में रखा है, वायु में तो ऑक्सीजन होती है, संपर्क में रखा है तो मैग्नीशियम अपनी परत चारों ओर काहे की परत बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमने वाली, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जलने वाली नहीं है। और क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जलने वाली नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैग्नीशियम की फीते को रगड़कर साफ कर लेंगे। कैसे साफ करेंगे? ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो बाहर लेयर लगी हो वो लेयर क्या हो जाए? हट जाए। अगर बाहरी लेयर हट गई तो अब केवल क्या बचा? मैग्नीशियम। अब इस फीते को आसानी से क्या किया जा सकता है? जलाया जा सकता है। और एक नॉर्मल सी बात बताएं आपको, शायद आपको सुन के अच्छा लगे, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है सुन के अच्छा ना लगे। जब भी कोई पदार्थ या कोई तत्व अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच जाता है, इसके बाद आप उसको जला नहीं सकते। यह दहन का नियम है। सोचो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं एक नॉर्मल सी चीज। कार्बन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले पर अगर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाए तो +4। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेज पे है। पूछेगा क्या कार्बन को जला सकते हैं? हम बताएंगे अब कार्बन को जला नहीं सकते। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कहता है कार्बन अकेला है, क्या इसको जला सकते हैं? क्योंकि कार्बन के इस समय ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। कार्बन की क्या अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? नहीं, ये तो 0 स्टेट पे। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। तो क्योंकि 0 से 4 हो सकता है ना, कार्बन जल सकता है। तुरंत एक क्वेश्चन आ गया, सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बता दीजिए। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है +2। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम कितनी होती है? +4 है कितनी? +2। तो +2 से +4 में जंप कर सकता है ना, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाया जा सकता है। सेम चीज था मैग्नीशियम पर। जब मैग्नीशियम अकेला लिखा था, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? 0। लेकिन मैग्नीशियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। अभी सोचने वाली बात है, क्या मैग्नीशियम जंप कर सकता है? हाँ, अभी संभावना है 0 से +2 में पहुंच सकता है। तो
फिर मैग्नीशियम के टुकड़े को क्या किया जा सकता है, जलाया जा सकता है या ऑक्सीकृत किया जा सकता है। तो जब भी कोई कंपाउंड जल जाता है वो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या को प्राप्त कर लेता है। इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना। और क्योंकि यहां बहुत बातें नहीं बताएंगे कंपाउंड में, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन गैस का जो आर्टिकल है ये फिर छूटने लगेगा। बाकी कभी ऐसी चर्चा होगी तो हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स लेंगे और उन हर एक कंपाउंड का ऑक्सीकरण करा के और जला करके देखेंगे कि क्या कंपाउंड अब जलाया जा सकता है या नहीं जलाया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, एक और बता देंगे लेकिन हमारा मन नहीं मानेगा। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज अगर देखा जाए होती है +6। अभी कितने के दिमाग में आ रहा हो, सर जी सब अपने मन से लिखे पढ़े। अरे बेटा नहीं, तुम भी अपने मन से लिख सकते हो। सल्फर का 16 परमाणु क्रमांक 2,8,6, ये अगर अष्टक बनाना चाहे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो +6 त्याग सकता है, तो +6 मैक्सिमम स्टेट जान गए कितनी होती है। अब आपको एक कंपाउंड दिया गया सल्फर, बताया गया सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होती है। अभी बात इतनी बात बताओ कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, जल सकता है ये सल्फर। पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सर जी हमने एक गैस देखी थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 थी, अभी जल सकता है कि नहीं जल सकता है, जल सकता है। फिर कहेगा सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जैसे ही मैंने जलाया ऑक्सीकरण कराया हमें क्या प्राप्त हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और इस समय सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, +6। क्या अब सल्फर को जलाया जा सकता है, नहीं। अब ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंच चुका है। अब हम किसी भी विधि द्वारा इसका ऑक्सीकरण भी नहीं कर सकते या जला भी नहीं सकते। जलाना भी ऑक्सीकरण है। तो बेटा ये मेटल्स के लिए थोड़ा सा था, और क्योंकि ये बात आ गई थोड़ा सा तो मैंने जलाने वाली बात थोड़ी सी बताई आप लोगों को। और भी एक चीज ध्यान देनी है, मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाने पर, तो मैग्नीशियम के टुकड़े को जैसे ही आप गर्म वायु के कांटेक्ट में लाओगे मैग्नीशियम का टुकड़ा जलेगा और क्या बना लेगा, राख। इस अभिक्रिया को भी के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, और एक अभिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए क्या, कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनकी क्रियाशीलता अपेक्षाकृत कम होती है। हम ऐसी धातुओं को मध्यम क्रियाशील धातु बोलते हैं। और मध्यम क्रियाशील धातुओं से ऑक्सीजन अगर अभिक्रिया करती है तो हम लोगों को उन धातुओं या ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। मध्यम क्रियाशील धातुएं सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। जैसे हमने लिखा अधिक क्रियाशील धातुएं सामान्य अवस्था में अभिक्रिया कर लेती हैं वायु से या ऑक्सीजन से, लेकिन जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो सामान्य ताप पर वायु से अभिक्रियाएं नहीं करती। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लोग, मध्यम क्रियाशील धातुएं सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाती, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाती, अतः इनकी ऑक्सीजन से क्रिया कराने के लिए, ऑक्सीजन से क्रिया कराने के लिए ताप देने की आवश्यकता होती है, ताप देने की आवश्यकता होती है। तो तुरंत मन में बात आ जाती है कि हम लोग को ये भी तो जान लेते हैं वो मध्यम क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं में जैसे एक आ जाता है अपने यहाँ रिएक्शन पूछता है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम मेटल जानते हो ना, अगर ये वायु से विक्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस से विक्रिया करता है तो एक कंपाउंड बनता है, पता नहीं कौन सा कंपाउंड बनता है, चेक कर लें हम लोग ना कैसे बनता है। तो बेटा जस्ट साइड में थोड़ा सा इधर चलेंगे। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो जानते हो 2,8,3, अर्थात एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या एल्यूमिनियम के वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो यार सभी लोग जानते हो 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया जाए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या कंपाउंड बन के तैयार होगा, Al2
Al2O3। तो पहला कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है Al2O3। अब Al2O3 बना है तो इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहां 2 का मल्टीप्लाई यहां 3 से, और यहां बेटा होने वाला है 4 से मल्टीप्लाई। एक और बात आती है, कहता है सर जी क्या है कि लोहा भी मध्यम क्रियाशील धातु है। लोहे का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। अगर ये वायु से विक्रिया करे तो क्या बनाता है? ये विक्रिया तुम लोगों को समझनी चाहिए। अब लोहे में एक कमी है, या ऐसा सोच सकते हैं कि लोहा क्योंकि संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल है, और संक्रमण धातुओं में अपनी संयोजकता को बदलने की क्षमता होती है। तो अब देखने वाली बात क्या है यहां पर कि लोहा कभी कभी ऑक्सीकरण संख्या कितनी दिखाता है? 3। और लोहा ही कभी कभी अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कितना दिखाता है? 2। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होने वाली है कि हम वायु से विक्रिया करवाएंगे, जब इसकी या O2 से विक्रिया करवाएंगे तो हम +3 वाला लिखेंगे या 3 वाला लिखेंगे वैलेंसी, या 4 वाला। आप फ्री हो, आप 3 वाले की विक्रिया दिखा सकते हो, आप फ्री हो आप 2 वैलेंसी पर भी विक्रिया दिखा सकते हो, आप फ्री हो कि 2 और 3 दोनों की विक्रिया दिखा सकते हो। क्योंकि किताबों में क्या होता है ना, हमारा दिमाग कुछ दूसरा काम कर रहा है, बुक में छपकर कुछ दूसरा आ गया है। अब हम लोग परेशान बैठे हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती करी। गलती आपने कुछ भी नहीं करी है। अगर Fe की वैलेंसी 3 मानी है, O की वैलेंसी 2 तो हमेशा के लिए फिक्स है। मल्टीप्लाई होगा, कंपाउंड कौन सा बनकर तैयार होगा? Fe2O3। बाई चांस अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि सर जी हम तो वैलेंसी 2 से कंपाउंड बनाना चाहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। O की वैलेंसी कितनी होती है? 2 से। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या 1 कैंसिल हो गया। Fe का 1 से अगर दोनों का करेंगे तो क्या बन के तैयार होगा? FeO। और कभी कभी हुआ क्या इस कंडीशन पर, किताबों में ये दोनों नहीं छप के आए। किताब में जब रिएक्शन हल हुई दोनों को नहीं लिखा, उसने एक तीसरे कंपाउंड को लिख दिया जिसका नाम था ऐसा कुछ लिख दिया। अब कहा सर जी किताब में तो Fe3O4 लिख के आया था, आपने पता नहीं क्या क्या बना डाला। बेटा कुछ भी नहीं बनाया है। अगर इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में जोड़ दिया जाए, ध्यान से देखो, Fe2 था, Fe1 था, क्या बना? Fe3। FeO3 था, O1 था, तो O4। तो अभिक्रिया में आप क्या लिख सकते थे? चाहे तो Fe की अभिक्रिया करवा के केवल इसको लिखते, ये वाला ना लिखते, चाहे Fe की O से अभिक्रिया करके इसको ना लिखते, केवल लास्ट वाले को लिखते, और चाहे अभिक्रिया करवा के दोनों को अलग अलग लिखते, और फिर चाहे अभिक्रिया करवा के दोनों को एक साथ जोड़कर लिख देते। इन 4 प्रकार की अभिक्रियाएं Fe पर लिखी जा सकती थी। लेकिन बेटा ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर नहीं हुई। सामान्य ताप पर अगर ये अभिक्रियाएं करवाई भी जाए तो बेटा एक बहुत लंबा समय लगता है, एक लंबा समय वेस्ट हो जाता है इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में। जैसे लोहे पर जंग लगने में एक लंबा समय पूरा होता है, नहीं लगता है? आपको क्या लगता है? आधे घंटे में जंग लग जाती है, महीनों का टाइम लग जाता है, वर्षों का समय लग जाता है, बहुत धीमी रिएक्शन होती है। अभी बात करेंगे क्या कोई ऐसा भी मेटल है जो वायु से अभिक्रिया नहीं करता है? तो बेटा 2 मेटल आपको विशेष ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा मेटल? मैं यहां लिखूंगा, प्लेटिनम और गोल्ड, या कुछ मामले में ऐसा लिखा जा सकता है सिल्वर को भी। नॉर्मली तो आप इस बात को बिल्कुल याद रखोगे, प्लेटिनम और गोल्ड ऐसे मेटल हैं जो वायु से अभिक्रिया नहीं करते। तो हम लिखेंगे प्लेटिनम और गोल्ड की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से नहीं होती है। तभी तुमने एक चीज और देखी होगी, क्या चीज देखी होगी बेटा, कि प्लेटिनम और गोल्ड जल्दी से खराब भी नहीं होता। वायु से अभिक्रिया का मतलब मैं बताऊं, मैं क्या समझता हूं अपने हिसाब से? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब मैं क्या समझता हूं? खराब हो जाना पदार्थ का। क्योंकि प्लेटिनम और गोल्ड दोनों ऐसे मेटल हैं जो वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए ये वायु के कांटेक्ट में आकर खराब भी नहीं होते। आप देखो, आपने सुना होगा कि ये मम्मी के पास कुछ सोने चांदी के आभूषण हैं, वो उनके बाबा ने दिए थे, पता लगा 3 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, अभी 3-4 पीढ़ियों तक और चलेंगे, लेकिन वो सुरक्षित हैं भी। सोचो लोहे को इतने सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता था? कठिन था। क्योंकि प्लेटिनम और गोल्ड ऐसे मेटल हैं जो वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए
वायु से विक्रिया नहीं करेंगे तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो खराब नहीं होंगे, और ये एक लंबे समय तक टिकाऊ बने रहेंगे। तो मेटल का जो वायु से रिएक्शन है या ऑक्सीजन से रिएक्शन है, बेटा इसको बहुत ध्यान रखना। देखो मैंने जितनी भी मेटल से रिएक्शन हो सकती थी मैंने लिखी। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे, और ये वाली बात समझ में आ गई है, एफई वाली बात। एफई में से 3-4 विक्रियाएं बन सकती है, जो मन हो वो लिखते। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर बाकी पढ़ते हैं बाद में। अगली रासायनिक विक्रिया को देखते हैं। रासायनिक विक्रिया में लिखना है रिएक्शन विद नॉन मेटल। हम लोगों को नॉन मेटल या अधातुओं से विक्रिया करवानी है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की नॉन मेटल से जब रिएक्शन होने लगे, एक बात तो सबसे पहले फिक्स कर लेनी चाहिए, क्या, कि कोई भी नॉन मेटल जो है वो सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से विक्रिया करता ही नहीं। हमेशा किसी भी नॉन मेटल की अगर आपको विक्रिया ऑक्सीजन से करवानी है तो आपको टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। कभी कभी तो बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी नॉन मेटल है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वायु से विक्रिया ही नहीं कर सकता, हमेशा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तो ही वायु से विक्रिया करेगा। तो मैं कुछ नॉन मेटल्स की रिएक्शन लिखता हूं। जैसे मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी जो रिएक्शन, वो ये लगी कि अगर हाइड्रोजन को अभिक्रिया वायु से करवानी होगी या ऑक्सीजन गैस से करवानी होगी, वायु का मतलब ऑक्सीजन गैस से, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता ही नहीं। इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, विद्युत विसर्जन। और बेटा जैसे विद्युत विसर्जन होता है, अब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से विक्रिया कर लेगा, और जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से विक्रिया करेगा बेटा एक फेमस कंपाउंड को बनाकर तैयार करेगा जिसका नाम है H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस भी है और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी है। अगर ये दोनों आपस में विक्रिया कर लेते तो जाने कब का जल बन गया होता। ये भी तो सोचने वाली बात है। वायुमंडल में जल बनता रहता, बारिश लगातार होती रहती, बंदी ना होती कभी। भाई हाइड्रोजन गैस भी है वायुमंडल में, ऑक्सीजन गैस भी, दोनों आपस में विक्रिया करते चले जा रहे, वायु बनता चला जा रहा है, सॉरी जल बनता चला जा रहा है। और जब जल बन रहा है तो वो हवा में तो टिकेगा नहीं, वो कहाँ आएगा, नीचे, और 24 घंटे बारिश हो रही है। लेकिन अच्छा इस बात की है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन ही नहीं करता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से। अभी नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। कहता है कि कार्बन अगर रिएक्शन कर लेता ऑक्सीजन से, अभी कितने के दिमाग में तुरंत एक नंबर आ गया होगा, अरे सर जी कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन पड़ रखा है, क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये भी, इसके लिए भी पदार्थ को आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। सर जी ये समझ में नहीं आई बात। बेटा कार्बन है लकड़ी का टुकड़ा या कोयला, और ऑक्सीजन है वायु। क्या लकड़ी के टुकड़े को वायु में रख दोगे तो ये जल उठेगा, नहीं जलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माचिस की तीली जलाओगे, उसको थोड़ी देर तक लकड़ी के कांटेक्ट में लाओगे, टेम्परेचर मिल गया, हीट मिल गई। अब लकड़ी का टुकड़ा वायु से विक्रिया करके क्या होने लगा, जलने लगा। क्योंकि वायु से क्रिया हमेशा ऊष्मा छेपी होती है, तो आपको एक बार ऊष्मा देनी पड़ेगी। लकड़ी का टुकड़ा जलेगा, खुद ऊष्मा देगा, और अभिक्रिया फिर इसके बाद क्या होती रहेगी, कंप्लीट होती रहेगी। लेकिन शुरुआत में तो हमें हीट देनी पड़ी ना, तो मैंने इसलिए उसको हीट लिख दिया। कोई व्यक्ति हमसे ऐसे भी पूछ सकता है, सर ये सल्फर अभिक्रिया कैसे करेगा। तो सल्फर 2 प्रकार के कंपाउंड बना सकता है। सल्फर जलने पर 2 प्रकार के कंपाउंड बना सकता है। पहला क्या बना सकता है, मेनली जो बनकर तैयार होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन कभी कभी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वायु की ज्यादा प्रेजेंस में अगर इसको जलाते हैं तो एक पदार्थ और बन जाता है। इसके अतिरिक्त एक पदार्थ बन जाता है, मैं लिख देता हूं, इसके अतिरिक्त एक पदार्थ और बन जाता है जिसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब बात है कि सर जी हम कौन सा लिखें, जो भी इच्छा करे वो लिख देना, सही है दोनों। अभी हमारे पास एक और पदार्थ आता है फॉस्फोरस, P4 फॉर्मूला होता है, O2 से रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, हीट में रिएक्शन करेगा। और फॉस्फोरस तो बहुत अच्छा कंपाउंड बनाता है, इसको फेमस है, याद भी रखना। फॉस्फोरस बनाता है P4O10। कुछ किताबों में 2 को कॉमन करके P2O5 लिखा गया है, आप उससे परेशान ना हो। P4O10 दोनों का नाम, इसका भी और इसका भी नाम है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इस बात को विशेष ध्यान रखना, दोनों का नाम फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है और इस प्रकार से कंपाउंड रिएक्शन करता है। अगर मैं और भी बात करता हूं तो कभी कभी होता क्या है, कार्बन को
हमने O2 के संपर्क में आके हीट किया और जलाया, लेकिन हुआ क्या, हम लोगों को वहां O2 का सपोर्ट अधिक मात्रा में नहीं मिल पाया। O2 का सपोर्ट जब अच्छी मात्रा में मिलता है कौन सा पदार्थ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन जब मैंने कार्बन को जलाया वहां O2 का सपोर्ट अच्छा नहीं था, या O2 ज्यादा मात्रा में नहीं थी, ऑक्सीजन गैस ज्यादा मात्रा में नहीं थी, अर्थात ऑक्सीजन गैस कम थी। मैंने हाफ O2 कर दिया, फुल O2 की जगह पर हाफ O2, और उस दौरान पदार्थ जलता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, O कितना बचा, 1, और कार्बन उससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन अपने यहां रहता है, सुन लेना, इसको तैयार भी कर लेना अपना, क्योंकि लिखाएंगे नहीं इसको। क्या क्वेश्चन आता है, पहले तो मैं बताता हूं अपने पास से कुछ इंफॉर्मेशन। हमारे शरीर के ब्लड में एक कंपाउंड पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का वाहक का मतलब है जब हम सांस लेते हैं, वायु की कुछ मात्रा, ऑक्सीजन गैस की कुछ मात्रा ब्लड में क्या हो जाती है, घुलती है, और ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की जहां जरूरत है वहां पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में पहुंचाता है कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है, या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गया, वहां ऑक्सीजन को उसने छोड़ दिया, लौट के आ गया, जहां जिस बॉडी के पार्ट को जरूरत थी वहां ऑक्सीजन को छोड़ता चला गया। लेकिन अगर बाई चांस हम लोग कुछ देर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में रह लें, तो बेटा अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस पहुंच नहीं पाई ढंग से। कौन सी गैस पहुंची, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हमारे शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा, ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक जहरीला पदार्थ है, ये बॉडी पर टिक गया तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। और सबसे खराबी इस बात की, कौन सी बात की खराबी, कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो सामान्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अपेक्षा 300 गुना स्थायी होता है। मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक बार बॉडी के अंदर बन गया तो ये जल्दी से समाप्त होना नहीं है, और बॉडी को नुकसान लगातार पहुंचाता रहेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है, जहरीली गैस है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। मैं पूछूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आप बताओगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये सामान्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अपेक्षा कितने गुना अधिक स्थायी होता है, 300 गुना अधिक स्थायी होता है। ये जल्दी से जहरीला पदार्थ बॉडी के अंदर बना रहता है, समाप्त नहीं होता है। समझ गए इस बात को। अभी क्या कहता है, अभी यहां लिखते हैं हाइड्रोकार्बन का दहन। बेटा हाइड्रोकार्बन का दहन, मैंने तो यहां हाइड्रोकार्बन का दहन लिखा है। इस दुनिया में किसी भी पदार्थ का दहन पर अभिक्रिया आ जाए, जलाने पर अभिक्रिया आ जाए, तो बस कुछ मत करो भैया, इधर थोड़ा सा चार्ट मैं बना रहा हूं, बस उस चार्ट को देख लो। दहन पर बेस्ड जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं सब इसी चार्ट से समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको दहन कराना है किसी पदार्थ का, उसमें कार्बन दिख जाए, आप उस कार्बन को काहे में चेंज कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आपको सल्फर दिख जाए तो आप उसको काहे में चेंज कर दो, सल्फर डाइऑक्साइड में। अगर आपको फास्फोरस दिख जाए तो आप या तो P2O5 में चेंज करो, या उसको चेंज कर दो P4O10 में। अगर आपको इसके बाद कोई धातु दिख जाए और क्या इसका दहन करवाना है, तो हम इसको चेंज कर देंगे धातु के ऑक्साइड में। अगर आपको नाइट्रोजन दिख जाए कहीं, तो आप इसको नॉर्मली चेंज कर सकते हो, काहे में, NO में, NO2 में, N2O3 में, N2O5 में। अगर नाइट्रोजन दिख जाए तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा क्लोरीन दिख जाए, तो इस बात को याद रखो, क्लोरीन पर वायु का कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं, दहन का कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, कोई विशेष प्रभाव नहीं, प्रभाव नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कहे क्या कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, हां पड़ता है कभी कभी।
और ये बनता है Cl2O3 या Cl2O। ऐसा उसको याद रखना है। बाकी बेटा सब पूरे लिख लिए हम लोगों ने नियम। दहन का क्वेश्चन इससे बाहर से जल्दी से नहीं आएगा कभी। अब हमें डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन ढूंढने हैं, उनको जला करके चेक करना है कि कंपाउंड क्या बनेगा। देखो पहला मेरे पास हाइड्रोकार्बन है क्या, मेथेन, और हमको इसको ऑक्सीजन से विक्रिया करवानी है। ऑक्सीजन से हाइड्रोकार्बन पर विक्रिया का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया गया है। जैसे ऑक्सीजन देखा, कंपाउंड देखा, मैं समझ गया तुरंत कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर जलाया गया। अभी चेक क्या करेंगे, दो पदार्थों को जलाना है, कार्बन को और हाइड्रोजन को। चार्ट पर गए, कार्बन को काहे में चेंज कर देना है, CO2 में। हाइड्रोजन को काहे में चेंज करना है, अरे लिखे नहीं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को चेंज करना है H2O में। तो हाइड्रोजन को देखते ही मैंने काहे में लिख दिया, H2O लिख दिया। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी। अभी आगे बात करेंगे, अगर हमारे पास एक कंपाउंड दूसरा दे देता है C2H6 और कहता है इसको वायु के कांटेक्ट में लेके जलाना है, बेटा फिर से विक्रिया वही है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। क्या बनाकर तैयार करो, एक तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन के लिए H2O बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना केवल। लेकिन हमारे पास अगर पदार्थ ऐसा आ जाए कोई हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा डिफरेंट, मेरे पास एक पदार्थ था C2H5SH, इसको एथिल मरकैप्टन बोलते हैं। घरेलू LPG गैस में इस गैस को जानबूझ के डाला गया ताकि अगर कभी LPG गैस का रिसाव हो तो ये गैस एक डिफरेंट टाइप की महक दे और जिससे हमें लीकेज का पता चल सके। क्योंकि जो सिलेंडर में LPG में जो मेन गैस है इन पर महक नहीं होती, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ऐसा लिखते हो आप। तो हाइड्रोकार्बन में से इसको पहचाने कैसे कभी अगर LPG लीक हो जाएगा, तो उसमें एक गैस मिलाई गई एथिल मरकैप्टन। आज जब लीक होती है तो यही गैस महकती है और हम लीकेज का तुरंत पता कर लेते हैं बहुत दूर से भी। अब बात है कि सर जी इसको जलाना है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे बेटा। कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। अब आप जल्दी से देखो, कार्बन को काहे में चेंज करते थे, CO2 में, हाइड्रोजन को काहे में चेंज करते थे, H2O में, और सल्फर को काहे में चेंज करते थे, SO2 में। दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा दहन का रिएक्शन। एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, बाकी आगे पढ़ते हैं फिर। तो अभी अगला रासायनिक गुण पढ़ते हैं ऑक्सीजन का। लिखा है कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के साथ क्रिया। अब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनके साथ ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया करवा के दिखाएंगे। जैसे उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड में अगर मैं चेक करना स्टार्ट करूं कि मैं सबसे पहले किससे अभिक्रिया करवाऊं, तो बेटा सबसे पहला है HCl। कहता है HCl पर अगर वायु की अभिक्रिया हो गई तो क्या बनेगा। तुरंत हमको याद आने लगा, उधर चार्ट बना था एक अभी कुछ देर पहले, क्या था कि अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन काहे में चेंज होगा, H2O में। और मैंने ये भी साथ में बताया था कि क्लोरीन सामान्यता कभी अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन अभिक्रिया नहीं करेगा, ये Cl2 बन के यहीं पड़ा रहेगा। अभिक्रिया को बैलेंस करने का नंबर आएगा तो जो कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 4 हो गया 4 से, और क्लोरीन भी 4 है 2Cl2। अभिक्रिया को बनाने का तरीका सेम वैसा है जिससे मैंने अभी तुम लोगों को वहां एक ब्रैकेट में सारी चीजें लिख दी थी। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये आ गया हमारे यहाँ। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आ रहा है कार्बन डाइसल्फाइड की वायु से या ऑक्सीजन से क्रिया, तो इसको भी सेम चीज है बेटा। कार्बन काहे में चेंज हो जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड में, और बेटा सल्फर काहे में चेंज होता था, तो सल्फर डाइऑक्साइड में। याद आ रहा है ना। तो क्योंकि सल्फर 2 है, आप यहाँ 2SO2 लिख सकते हो। अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे कैसे, ऑक्सीजन 2 यहां हो गया, 2 दूना 4 यहां हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 3O2। एक और रिएक्शन हमारे यहां है, कहता है ZnS से अगर आपको अभिक्रिया करवानी होगी ऑक्सीजन गैस की, कैसे कराओगे, तो बेटा इसमें से भी रूल, सबसे पहली बात, सल्फर अभी थोड़ी देर पहले वायु के कांटेक्ट में आके SO2 में चेंज हुआ था, सल्फर अभी भी वायु के कांटेक्ट में आके काहे में चेंज होगा, SO2 में। बेटा ध्यान से देखो इस बात को, जिंक धातु है ना, चेक करना, वहां पर लिखा था धातु बदल जाता है धातु के ऑक्साइड में, तो जिंक धातु है तो जिंक का ऑक्साइड हो जाएगा ZnO। हाँ, अभिक्रिया को बैलेंस करना होगा कैसे, ऑक्सीजन 2 उधर है, 1 इधर है, कितने हो गए 3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, बैलेंस है। नहीं समझ पे आ रहे हो। जब भी कभी
राइट हैंड साइड पे या उत्पाद में आपको ऐसा लगने लगे कि सर जी वहां ऑक्सीजन एटम की संख्या जो आ रही है वो विषम आ रही है, सम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर संख्या विषम आ रही है तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि 3/2 का मल्टीप्लाई, अगर उधर 5 आ रहा होता तो इधर का का मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 का, वहां 7 आता तो 7/2 का, इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अभी एक और रिएक्शन को चेक करेंगे, हमारे यहां आता है NH3 अमोनिया, अभिक्रिया वायु से होनी है। रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो रिएक्शन में से याद करो नाइट्रोजन में तो बहुत सारी चीजें लिखी थी, उनमें से कोई एक ऑक्साइड लिख लेते हैं NO। आपको कि सर जी NO क्यों लिखा, बताते हैं रीजन क्यों लिखा NO, N2O क्यों नहीं लिखा, N2O3 N2O4 ये क्या नहीं लिखे, अभी बताते हैं 2 मिनट बाद। अच्छा हाइड्रोजन क्या बनाता था, H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लें, तो रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 4NH3 5O2 और 4NO और 6H2O, मेरे ख्याल से 6H2। बेटा अब ये अभिक्रिया हमने इसलिए यहां पर लिखी, अगर आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने ओस्टवाल्ड प्रोसेस लिखा था नाइट्रिक एसिड को बनाने का, सेम रिएक्शन वहीं पर थी। मैंने इसको रिपीट इसलिए किया, एक तो आपको याद आ जाए कि ओस्टवाल्ड रिएक्शन ऐसा था, और दूसरा अगर हम एक ही केमिकल कम रिएक्टेंट को लेकर आज हम इन दोनों से NO बना रहे हैं, कल इन दोनों से N2O3 बना देंगे तो हम ही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी कभी NO लिखा था कभी N2O3 लिखा था। लेकिन नियम पर याद रखेंगे इस बात को कि N2O3 N2O5 भी बन सकता था अगर हम यहां बनाते। नॉर्मली NO की अमाउंट कैसी बनती है, ज्यादा, क्योंकि NO ज्यादा बनता होगा, हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को ले लिया। N2O3 भी बनता होगा, कम बनता होगा, N2O5 भी बन रहा होगा, कम मात्रा में बन रहा होगा, तो हमने मेजर कंपाउंड जो ज्यादा मात्रा में बन रहा होगा मैंने उसको लिया। तो ये ऑक्सीजन गैस की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अभी पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन गैस का अपने यहां यूज क्या है, तो वैसे तो बहुत यूज तो आप खुद जानते हो ऑक्सीजन गैस के क्या है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिख रखे हैं, हम उनको चेक करेंगे। सबसे पहले ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, ये नाम खतरनाक लग रहा है बेटा। आप लोगों ने देखा होगा गैस वाली वेल्डिंग होती है ना, गैस वाली वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का यूज करते हैं, या गैस वाली वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस के मिक्सचर का यूज करते हैं किसी भी धातु के टुकड़े को काटने के लिए भी और उस पर वेल्डिंग करने के लिए भी। ऑक्सी हाइड्रोजन क्यों नाम दिया, हाइड्रोजन गैस जलेगी और ऑक्सीजन गैस उसको क्या करेगी, जलाएगी। भैया ऑक्सीजन गैस का सपोर्ट भी तो चाहिए, विदाउट सपोर्ट कैसे। तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो मैं बताऊं एक चीज, ऐसा कुछ पिन होता है जिससे वो लोग हैंडल में पकड़ते हैं, आगे हल्का सा मुड़ा होता है, जैसे ही जलाया होगा तो उसमें 2 बटन होंगे उनको ऑन करने के, पहले एक घुमाया फिर दूसरा घुमाया, तो जो पहले घुमाया था वो हाइड्रोजन गैस का था, पहले घुमाया हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगी, माचिस तीली से उसको जला दिया, नीले कलर से जलने लगी होगी। अब क्या करेंगे, दूसरा बटन घुमाएंगे तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस जितनी ज्यादा तेज निकलेगी लौ की इंटेंसिटी उतनी हाई होगी। अगर किसी मोटे टुकड़े को काटना है तो ऑक्सीजन गैस का और तेजी से बढ़ा दिया, और तेजी से ऑक्सीजन गैस निकली तो इंटेंसिटी और हाई हो गई, आपने मोटे लोहे के टुकड़े को काट दिया। लेकिन अगर पतले लोहे के टुकड़े को काटना है तो आपने ऑक्सीजन गैस वाले पिन को क्या किया, हल्का सा धीमा कर लिया, तो हाइड्रोजन गैस जलती है और ऑक्सीजन गैस उसको क्या करती है, जलाती है। सेम प्रोसीजर पर आता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस। आधे बच्चों के दिमाग में समझ गए होंगे किसको जलाना है और कौन जलाएगा। एसिटिलीन गैस जलेगी और जलाएगा कौन, ऑक्सीजन। इसका भी प्रयोग धातुओं की वेल्डिंग और कटाई में करते हैं, सेम प्रोसीजर। एसिटिलीन गैस निकलती है, पहले वो आग पकड़ेगी और ऑक्सीजन जितने प्रेशर से जाएगा इंटेंसिटी लौ की क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि वायु की अच्छी मात्रा किसी भी पदार्थ को अच्छे तरीके से जलाने में सहायक होती है। वायु की मात्रा कम मिली तो पदार्थ सही ढंग से जलता भी नहीं है। तो पहला नंबर समझ गए इसको। सेकंड नंबर देखना, जाके कभी वेल्डिंग करवाना तो 2 बटन होंगे, उनको एक एक को ऑन करते हैं, चेक करना। लिखा है द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेटों को में उपस्थित ईंधन को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी सोचो स्पेस में तो एयर है नहीं, सभी लोग जानते हैं। वहां अगर हाइड्रोजन गैस जलेगी तो कब जलेगी, जब उसको एयर का कांटेक्ट मिलेगा। तो फिर ऑक्सीजन गैस को ले गए
ऑक्सीजन गैस में से एक तो अच्छाई इस बात की है हल्की है, और दूसरी बात जब तक ये गैस नहीं होगी दूसरी गैस जलेगी भी तो नहीं। तो ऑक्सीजन गैस का क्योंकि आकार बड़ा हो सकता है तो इसको कंप्रेस करके सबसे पहले कौन से फॉर्म में बदल दिया, द्रव के रूप में। हम उसको लिक्विड ऑक्सीजन भी बोलते हैं। रॉकेटों में जो हाइड्रोजन गैस होगी उस हाइड्रोजन गैस को ये लिक्विड ऑक्सीजन क्या करेगी, जलाएगी। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहते हैं यह ऑक्सीकारक और विरंजक भी है। बेटा हर एक पदार्थ में अगर कभी भी ऑक्सीजन जुड़ गया पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीकरण होता है ना, नाम ही है ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण इसी से होता है। हमने बताया ऑक्सीजन सभी पदार्थों का ऑक्सीकरण कर सकता है, इसलिए इस पदार्थ को क्या बताया गया, ऑक्सीकारक। विरंजक का मतलब समझते हो ना, विरंजक का मतलब होता है कलर उड़ाने वाला। किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो खुद कलर उड़ जाता है। और दूसरी बात, नवजात ऑक्सीजन पदार्थों के कलर उड़ाने में सहायक होता है, ऐसा आप लोगों ने पिछली क्लासेस पर भी पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेंगे इसको। नवजात ऑक्सीजन जो होता है ये वस्तुओं के रंगों को क्या कर देता है, उड़ा दे। ब्लीचिंग पाउडर अपने यहाँ एक आता है पदार्थ, जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है और वस्तुओं के रंग को क्या कर देता है, उड़ा देता है, विद हेल्प ऑफ नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। अगला नंबर है, ये वाला नंबर तो शायद कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको ना पता हो। अब जिसको ये वाला नंबर नहीं पता बिल्कुल समझ ले कि वो बहुत हाई लेवल का आदमी है। श्वसन क्रिया में सहायक है कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। किसी व्यक्ति के दिमाग में होगा तो हम तो ऑक्सीजन गैस से श्वसन क्रिया करते ही नहीं, उनका होगा हम हाँ अन्य चीजों से। हाँ किसी का मानना ऐसा भी है कि कहेगा हम हवा लेते हैं ऑक्सीजन गैस क्यों कहाँ लेते हैं, लेकिन उसको बता दो तुरंत कि ऑक्सीजन गैस का नाम ही प्राणवायु है। आगे इस बात को भी बहुत पढ़ते हैं, देखो ढंग से कहता है कार्बन की डस्ट और लिक्विड ऑक्सीजन, कार्बन की डस्ट और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है कोयले की खानों में विस्फोटक के रूप में। विस्फोटक का मतलब कोयले की खानों में, पत्थर के पहाड़ होते हैं बिल्कुल, अंदर कोयले की खान बनी है। तो अब कोयला भी पत्थर समझो उसको, कोयला भी तो पत्थर होता है, उसको तोड़ना है तो सबसे पहले उस पहाड़ के में क्या करेंगे, एक सुराख करेंगे, उसमें से कार्बन डस्ट और लिक्विड ऑक्सीजन को लेके विस्फोट कराएंगे। पत्थर टूट गया, बड़े बड़े टुकड़े टूटे, अब उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कोयला पत्थर बनाया गया। इन सभी रिएक्शंस के बाद एक रिएक्शन हम लोगों को ध्यान दे लेनी चाहिए। बात आती है कैसे कि हम लोगों की श्वसन क्रिया में, जो हम लोगों का श्वसन क्रिया है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस का क्या महत्व है। तो बेटा ऐसा अगर कभी आता है क्वेश्चन तो सबसे पहली बात तो इस बात को ध्यान रख देने वाली बात है कि श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी है। पूछता है क्यों ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि श्वसन क्रिया जब भी हम श्वसन करते हैं खाना पचता है, भोजन पचने पर ऊर्जा मिलती है, अर्थात यह क्रिया ऊर्जा क्या करती है, देती है। और क्योंकि ऊर्जा देती है ये क्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी। एक रिएक्शन को और पढ़ लेते हैं, देखो मैं लिख के दिखाता हूं। इधर मैं पेड़ पौधों पर रिएक्शन लिख के दिखाता हूं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है, उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन हम ह्यूमन बॉडी पर होती है। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश संश्लेषण पर रिएक्शन लिखते हैं। प्रकाश पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और बेटा पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों से पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, जल। देख लो नहीं फिर बाद में क्या होगा ना, प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। इसको चेक करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को भी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त की, पेड़ पौधों ने श्वसन क्रिया के दौरान। जल कहां से प्राप्त किया, उन लोगों ने जड़ों से। और दोनों कंपाउंड्स को मिला के एक विशेष कंपाउंड बनाया, ग्लूकोज प्लस कौन सी गैस बनाई, ऑक्सीजन। अभिक्रिया को बैलेंस करना चाहेंगे, अभिक्रिया को बैलेंस करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई। और बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑक्सीजन कितना है, 6 दूना 12, 12 6 18, 18 में से 6 लिख गए, 6O2। तो पेड़ पौधों ने श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया होगा, जड़ों की सहायता से किसको ग्रहण किया, जल को, और दो पदार्थ बनाए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसका मतलब पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पूछता है मानव शरीर में कौन सी अभिक्रिया होती है, इसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को क्या बना देंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को क्या बना देंगे, रिएक्टेंट।
मानव शरीर क्या करता है, ग्लूकोज लेता है पेड़ पौधों से। भाई पेड़ पौधे का मतलब भोजन करोगे तो पेड़ पौधों से तो प्राप्त है, वहां से ग्लूकोज मिल गया। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की, ऑक्सीजन। और मानव शरीर ने इन दोनों को आपस में मिलाकर CO2 गैस बनाई, बाहर कर दिया, और बॉडी में साथ में क्या बना के तैयार किया, जल, जिसकी डिमांड बॉडी को हमेशा रहती है। तो ध्यान रखना, ये जो क्रिया लिखी है ये प्रकाश संश्लेषण की है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और जस्ट अपोजिट रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर बदल दिया जाए तो वो अभिक्रिया मानव शरीर में होती है। इसको नोट कर लेते हैं, बाकी चीजों को पढ़ते हैं अब कल।